नमस्कार, फिक्र आपकी में स्वागत है। और सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। शुरुआत करते हैं। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद आज पहली बार भारत की कंबाइंड कमांडर्स की मीटिंग शुरू हुई। इसमें भारतीय कमांडर्स अपनी सामरिक नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नई फिक्र आ रही है वर्चुअल युद्ध की। आज हम बताएंगे कि सीमा पर मात खा रहा चीन जिस तरह से साइबर अटैक कर रहा है, उसके काउंटर के लिए भारत कितना तैयार है। भारत के लिए एक बड़ी फिक्र पाकिस्तान के चीन के हाथों में चले जाने की भी है। अगर चीन ने पाकिस्तान को कॉलोनी बना ली है तो भारत के दोनों तरफ से चीन ही खड़ा होगा। यह फिक्र कितनी बड़ी होती जा रही है, यह पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से समझेंगे। इस वक्त पूरे देश को इंतजार है कि बच्चों के लिए कोरोना के टीके का सोचिए, ताकि स्कूलों में नॉर्मल रूटीन शुरू हो सके। आज हम बताएंगे कि बच्चों के लिए टीका कहां तक पहुंचा और टीका देने का तरीका होगा क्या। आज सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही पश्चिम बंगाल की सियासत की भी पड़ताल करेंगे और बात करेंगे कि आखिर जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही ममता बनर्जी ने नामांकन के लिए शिवरात्रि का मौका ही क्यों चुना है। ये राजनीति है इमरान साहब। क्रिकेट में तो फिर भी आप बॉल टेम्परिंग कर लिया करते थे। नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता में आए इमरान खान ने देश को और बदहाली में धकेल दिया है। ऐसे में सेना और कुछ सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया तो इमरान खान के लिए संसद में बहुमत साबित करना असंभव है। लेकिन भारत के लिए फिक्र सिर्फ पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति ही नहीं, कर्ज में पाकिस्तान जो डूबा हुआ है वो भी है। और इस कर्ज को लेकर ही चीन पाकिस्तान को अपनी हड़प चाल का शिकार बना सकता है। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का सपना दिखाने वाले इमरान खान हर मोर्चे पर विफल है। इमरान की विदेश नीति हर दिन विफलता की नई लकीर खींच रही है। आर्थिक मोर्चे पर इमरान खान फेल है। महंगाई बेहिसाब है। भूख की भट्टी में आवाम उबल रही है। लेकिन चाइनीज कर्ज में डूबे नियाजी बेपरवाह हैं और पाकिस्तान को चाइनीज कर्ज के मकड़जाल में फंसा चुके हैं। हालत यह है कि इमरान खान को मोहम्मद अली जिन्ना की पहचान को भी गिरवी रखना पड़ रहा है। कंगाल पाकिस्तान को अपने कर्ज को चुकाने के लिए अब लोन लेकर लोन देना पड़ रहा है। पाकिस्तान की यह कंगाली कई बार ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर चुकी है। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी चीन अपना उपनिवेशक कॉलोनी बनाता जा रहा है और तिब्बत की तरह पूरी तरह से हड़प लेने का आधार भी तैयार कर रहा है। एक फिलेंथ्रोपिक कंट्री नहीं है, वो इतना उदार देश नहीं है जो मुफ्त के पैसे देगा। वो उसकी कीमत वसूल करेगा और वो कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की धरती पर धीरे धीरे उसको हथिया लेंगे। ग्वादर पोर्ट के पास तो पहली एक चाइना टाउन बसा हुआ है जहां पाकिस्तानियों को घुसने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत है। इसी तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान चीनी लोगों से भरा हुआ है। तो धीरे धीरे पाकिस्तान चीन के हाथों बिक जाएगा। वो पैसे देंगे और उसके बदले में वो पाकिस्तान को अपने एक कॉलोनी बना के छोड़ेंगे। कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान कर्ज लेकर कर्ज चुका रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। फिर से $1.2 बिलियन रुपए का नया कर्ज लिया है। इस कर्ज के साथ ही पाकिस्तान अब तक $5.7 अरब की नई उधारी ले चुका है। पाकिस्तान ये कर्ज महंगे ब्याज दरों पर ले रहा है और इससे पुराने कर्ज पर ब्याज चुका रहा है। यही नहीं, लोग चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और उसमें फैले भ्रष्टाचार को भी पाकिस्तान के उपनिवेशिक कॉलोनी बनने की वजह बता रहे हैं। CPEC में पाकिस्तानी सेना की मदद से चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार के कारण अब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले यह प्रोजेक्ट करीब $46 अरब का था, जो अब बढ़कर करीब $87 अरब का हो गया है। आज के दिन पाकिस्तान एक कंगाल देश है। उसके खजाने में पैसा नहीं है। वो उधार के पैसों से देश चला रहे हैं। जिन देशों ने उनको पैसा दे रखा था वो भी अपना पैसा मांग रहे हैं वापस, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। हालत यहाँ तक हो गई है कि पिछले साल जनवरी में मलेशिया ने पाकिस्तान का एक सिविल हवाई जहाज जो कि कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतरा था, उसको जब्त कर लिया है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इमरान खान को जोड़ तोड़ करनी पड़ रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब और UAE पहले ही अपने कई $बिलियन के कर्ज वापस मांग रहे हैं। ऐसे में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है और पाकिस्तान एक बार फिर से चीन का गुलाम बनने के लिए तैयार दिख रहा है। फिलहाल तो इस बीच इमरान की गद्दी भी छिनती दिख रही है।
इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, शनिवार को तय होगा। लेकिन कर्ज में डूबे पाकिस्तान को देखकर यह कहना मुश्किल है कि अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए भी खतरनाक है। हालांकि यह पूरा मामला इमरान खान और उनकी सेना के गलत फैसलों का नतीजा है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता भुगत रही है। अब पाकिस्तान के बाद भारत के दूसरे पड़ोसी देश चीन की फिक्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस फिक्र को समझने से पहले फख्र की बात, लद्दाख की लड़ाई में भारत के सामने दुनिया में अपने को सबसे ताकतवर मुल्क बताने वाले चीन को घुटने टेकने पड़े और उसके चेले पाकिस्तान के तेवर भी नरम हो गए। लेकिन चीन पर बढ़त हासिल करने के बाद आज से पहली बार भारत में तीनों सेनाओं के कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। ये कॉन्फ्रेंस गुजरात के केवड़िया में 3 दिनों तक चलेगी। आखिरी दिन 6 मार्च को इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार जेसीओ और जवान भी शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली बार तीनों सेनाओं के एक जेसीओ और जवान कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने मुकाबला किया और एलओसी पर पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद यह तय किया गया है कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जवानों और जेसीओ को भी एक सेशन में शामिल किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स अलग अलग मसलों पर प्रेजेंटेशन देंगे। अब जानिए कि इस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे कौन कौन से होंगे। इसमें ऑपरेशनल मसले के साथ साथ सेना के आधुनिकीकरण और वेलफेयर के मुद्दे शामिल होंगे। चीन के साथ लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। एलएसी और एलओसी पर भारतीय सेना की रणनीति और तैयारियों पर भी बातचीत होगी। सेना के तीनों अंगों के कामकाज और भविष्य की जरूरतों को आत्मनिर्भरता से कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिक्र में अब एक जरूरी विश्लेषण करते हैं। दरअसल कोई भी लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, पहला बाहुबल और दूसरा बुद्धिबल। बाहुबल के मामले में आपने देखा कि कैसे भारत ने पहली बार लद्दाख के पैंगोंग इलाके में चीन को बेरंग लौटा दिया। आज हम बुद्धिबल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बाहुबल में चीन को पीछे धकेलने के बाद बारी उसके वर्चुअल वॉर से निपटने की है, उसके साइबर वॉरफेयर को कुचलने की है। तो अब आपको बताते हैं कि चीन कैसे दुश्मन देशों पर साइबर हमले करता है और भारत उससे कैसे निपट सकता है। पिछले साल जून में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प, और फिर 4 महीने बाद 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट, यानी कि शहर के बड़े हिस्से में पावर ग्रिड फेल हो गए थे। और अब 4 महीने बाद यह खुलासा हुआ कि मुंबई में ब्लैकआउट चीन के साइबर वॉर का नतीजा था। अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि चीन की साइबर सेना कितनी बड़ी है, कैसे काम करती है और किसके इशारे पर दुश्मन देशों पर ड्रैगन साइबर हमले करता है। चीन लंबे अरसे से एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रहा है जिसका मकसद है दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए उस पर साइबर अटैक करना। चीन ने अपनी सेना के विस्तार के साथ साथ एक काम बहुत तेजी से किया, वो था अपने साइबर सेना की गठन करना और उसको बहुत तेजी से बढ़ाना। और इस साइबर सेना का काम होता है दुश्मन देश पर बड़े और टैक्टिकल साइबर हमले करना। चीन के पास इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए एक अलग फोर्स है जिसे PLA SSF कहते हैं। PLA SSF का मतलब होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में कई बदलाव किए थे। उसी दौरान PLA SSF की स्थापना की गई थी। SSF इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके लिए वो सिक्योरिटी ट्रेल्स, टूल्स और एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेते हैं। वर्ष 2015 के बाद 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेंट्रल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन डेवलपमेंट बनवाया, यानी एकीकृत सैन्य और नागरिक विकास के लिए केंद्रीय आयोग, जिसमें सेना के काम में हैकर्स की भागीदारी तय की गई। इसी साल के आखिर में चीन में साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन सेंटर बना, जिसे जिम्मेदारी दी गई भविष्य में होने वाली साइबर जंग में जीत हासिल करने की। चीन की साइबर आर्मी के अंदर एक से बढ़कर एक साइबर हैकर्स इकट्ठा होते हैं, जिनका काम होता है कि दुश्मन देश के
साइबर पर हमले करना या फिर उनके जासूसी विभाग पर या संवेदनशील विभागों के ऊपर जासूसी कर संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना या फिर उनके साइबर स्पेस के अंदर गड़बड़ी पैदा करना और जरूरत पड़े तो उसको इस तरीके से हैक कर देना कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आपको बता दें कि चीन की साइबर वॉरफेयर की ताकत दुनिया को वर्ष 2013 में ही पता चल गई थी, जब अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी ने चीन के कारनामों का खुलासा किया था। अब जानिए कि चीन के इस फोर्स में कितने लोग शामिल हैं, इसका हेड कौन है। बताया जाता है कि चीन की साइबर आर्मी की पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आती है, लेकिन माना जाता है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को वहाँ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग होती है। पीएलए के जनरल स्तर के अधिकारी इस विंग को हेड करते हैं। इस फोर्स के तहत कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो एसएसएफ से सीधे नहीं जुड़े होते, लेकिन उनके इशारे पर काम करते हैं और उनका इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा चीन का इंटेलिजेंस ब्रांच भी है। इसे कोड 61398 के नाम से भी जाना जाता है। यही वो कोड है जो दुश्मन देशों पर साइबर अटैक करता है। इस कोड के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि ये चीन के चेंगडू शहर से संचालित होने वाला विभाग है। ये कितना कारगर है इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि इस कोड में काम करने वाले हैकर्स अलग अलग हज़ारों सर्वर पर काम करते हैं। आपको बता दें कि चीन ने इस सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर ही की थी और 7 साल पहले चीन ने कहा था कि जंग जीतने के लिए साइबर स्पेस जरूरी है, लेकिन आज साइबर वॉरफेयर के मामले में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है। बहरहाल चीनी हैकर्स भारतीय साइबर स्पेस को क्रैक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चीनी हैकर्स द्वारा ज्यादा ही आक्रामक प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बंदरगाह भी चीनी हैकर्स के निशाने पर थे और अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों को भी चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया। चीनी हैकिंग ग्रुप APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से जाना जाता है, उसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की इन कंपनियों की IT सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। बताया जाता है कि चीनी हैकरों द्वारा किए गए इन साइबर अटैक का मकसद इन दोनों कंपनियों की सप्लाई चेन को ब्रेक करना था। तो देखा आपने, चीन के हैकर्स भारत को कहां-कहां चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि चीन साइबर वॉर के लिए अपने देशभक्त हैकर्स और यूनिवर्सिटी के छात्रों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकता। ये सभी चीन की सेना के साथ ही काम करते हैं। वहीं पीएलए भी साइबर वॉरफेयर को युद्ध के समय पहले विकल्प के तौर पर देखती है। इससे पारंपरिक मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरतों पर खर्चा भी बचता है। कुल मिलाकर चीन लगातार साइबर जासूसी में लगा हुआ है। वो अपने दुश्मन देशों के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रखता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत ऐसे साइबर हमलों को रोकने में कितना सक्षम है। दरअसल भारत में साइबर हमलों को रोकने के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक है CERT, जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम पर जाना जाता है। ये साल 2004 में बनाई गई थी। जो साइबर हमले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के तहत नहीं आते हैं, उस पर कार्रवाई CERT करती है। एक दूसरी संस्था नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है, जो 2014 से भारत में काम कर रही है। ये संस्था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की जांच और रिस्पांस का काम करती है। लेकिन 2014 से अब तक साइबर हमले की तकनीक बदल चुकी है, इसलिए अब साइबर सिक्योरिटी के तौर तरीकों में भी बदलाव जरूरी है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देश के लिए बनाए। ये स्ट्रैटेजी 2020 में ही बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब फिक्र हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ कवच से लैस करने के लिए चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, स्वदेशी वैक्सीन के कमाल की और एक अहम सवाल की। देश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद टीकाकरण रिकॉर्ड रफ्तार से हो रहा है। आज दिल्ली के LG अनिल बैजल, CM अरविंद केजरीवाल और हिमाचल के CM जयराम ठाकुर ने वैक्सीन लगवाई। इससे पहले बुधवार को एक दिन में करीब 10 लाख टीके लगने का रिकॉर्ड बना और इस बीच कोवैक्सीन की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। 81% एफिकेसी का डेटा सामने आया है। 40 से ज्यादा मुल्कों ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन एक फिक्र अभी भी बनी हुई है और वो ये है कि आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। सबसे पहले बच्चों की फिक्र करते हैं, क्योंकि देश में स्कूल खुल रहे हैं और देश के हर माता पिता जानना चाहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीका कब आएगा।
कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी शख्सियतों के साथ साथ लाखों आम लोग भी टीका लगवा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जहन में लगातार सवाल आ रहा है कि आखिर छोटे बच्चों का टीका कब आएगा और उनका टीकाकरण कब शुरू होगा, क्योंकि देश और दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस बच्चों को भले ही गंभीर रूप से प्रभावित न कर रहा हो, लेकिन बच्चे कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं, जिससे बुजुर्गों और बड़ों में तेजी से संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत अहम है। लेकिन अभी तक दुनिया में कहीं भी बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि अभी तक दुनिया में छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। देश की बात करें तो यहाँ भी अभी तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतज़ाम नहीं है। स्वदेशी को वैक्सीन की बात करें तो उसके ट्रायल में 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया। कोविशील्ड के लिए 18 साल से ज़्यादा वाले लोगों पर ट्रायल हुए। लेकिन अब कोवैक्सीन बनाने वाली इंडियन कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करने की तैयारी में है। भारत बायोटेक ने DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के परीक्षण का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं, इसलिए 5 से 18 साल के बच्चों पर सीधे तीसरे चरण का ट्रायल करना चाहते हैं। लेकिन DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का फाइनल डेटा आने के बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा। भारत बायोटेक ने अब कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का अंतरिम डेटा जारी कर दिया है, जिसमें वैक्सीन 81% असरदार पाई गई है और जल्द ही फाइनल डेटा भी जारी हो सकता है। इधर कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल शुरू होने का इंतजार है, तो उधर अमेरिका में भी फाइजर और मॉडर्ना 12 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के क्लिनिकल ट्रायल में 6 से 17 साल के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। यानी बड़ों को टीका लगना तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बच्चों का वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना क्यों जरूरी है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, अब इसे समझते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन यानी नीजल वैक्सीन बच्चों में बहुत कारगर साबित हो सकती है और ये वैक्सीन भी 100% मेड इन इंडिया होगी, क्योंकि इस पर भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ही काम कर रही है। हाल ही में नाक से दी जाने वाली यानी नेजल वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है और अगर इसमें सफलता मिलती है तो ये देश में ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को बताया जा रहा है। और ये इतना सुविधाजनक होगा कि आधे घंटे में ही किसी भी स्कूल की एक पूरी क्लास को कोरोना के खिलाफ कवच दिया जा सकेगा, और वो भी सिर्फ एक डोज में। अभी दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के 2 डोज लेने पड़ रहे हैं, लेकिन नेजल वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज ही कोरोना से लड़ने के लिए काफी होगी। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन 1 डोज की कोरोना वैक्सीन बना रही है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं। यह देश और दुनिया के करोड़ों स्टूडेंट्स का रूटीन नॉर्मल बना सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से स्कूल से दूर होने से बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूनिसेफ ने बुधवार को आंकड़े जारी करके बताया कि महामारी और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ भारत में साल 2020 में 15 लाख स्कूल बंद रहे, जिसका भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों पर 24.7 करोड़ बच्चों पर असर पड़ा। यूनिसेफ के बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक विकल्प नहीं है, क्योंकि 4 में से केवल 1 बच्चे के पास डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट है। हालांकि यूनिसेफ की इस रिपोर्ट पर हमने मशहूर शिक्षाविद पुष्पेश पंत जी की प्रतिक्रिया भी ली। क्या कहना उनका, ये देखते हैं। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूलों का खोला जाना या उनकी पढ़ाई में यदि व्यवधान पड़ता है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इस वैश्विक महामारी के आने के पहले बड़े दम्भ के साथ लोग ये दावे कर रहे थे कि आने वाले दिनों में ICT, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वही सबसे बड़ा माध्यम होगी, खासकर दूर संचार का। आज ये कहा जा रहा है कि डिजिटल खाई इतनी बड़ी है कि शहरी उच्च मध्यवर्गीय बच्चे तो उसका लाभ उठा सकते हैं, शेष बच्चे इससे वंचित ही रह जाते हैं। मैं थोड़ा असहमत हूँ इस मत से। मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि बच्चे की शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं होती है। बच्चों को शिक्षा, संस्कार, मूल्य अपने घर में भी मिलते हैं और हमको शायद थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और यदि साल 6 महीना निरापद रख सकें हम अपनी किशोर जनता को, तो शायद इस रोग का संक्रमण आसानी से रुकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बात तब हम सोच सकते हैं। और वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन आने से पहले भी अगर स्कूल शुरू कर लें
तो इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों के स्कूलों में स्टाफ का वैक्सीनेशन होना जरूरी है। यह बात सच है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह बात भी सच है कि जान है तो जहान है। इस वक्त लोगों की जान बचानी जरूरी है। और अब बात विधानसभा चुनावों की। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं। इस मीटिंग में बंगाल और असम से जुड़े बीजेपी नेताओं के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि आज बंगाल के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल अपने सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सबकी नजर फिलहाल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पे है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी इस सीट से विधायक थे। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो इस बार भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे, जबकि शुभेंदु अधिकारी भी कह चुके हैं कि अगर उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 50,000 वोट से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी 11 मार्च को नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, यानी शिवरात्रि के दिन। कहा जा रहा है कि दीदी ने जानबूझकर इस दिन का चुनाव किया है ताकि बीजेपी की जय श्री राम का जवाब भगवान शिव का सहारा लेकर दिया जाए। छठ पूजा में मैं आती हूँ, दही घाट को बोलते हैं कि ठेकुआ मेरे को लिए जरूर भेजना। ठेकुआ नहीं मिलेगा, लिट्टी नहीं मिलेगा, पूरी नहीं मिलेगा, तो छठ पूजा, छठ माई की प्रसादी कैसे आएगा? तो हमारा साथ भी हमारा बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, हमारा साथी है, वो लोग भी हमारे पास भेजते हैं। हम भी छठ पूजा करते हैं। हमारा स्टेट में हमारा गवर्नमेंट आज छठ पूजा का हॉलीडे दिया है। लास्ट ईयर में भी हमने दिया था, और कल भी जो छठ मनाते हैं उसको लिए हॉलीडे है। ये हम करते हैं इसी के लिए, किसी को छोड़ के हम अकेला कभी नहीं रह सकते हैं। नवंबर 2018 में जब ममता बनर्जी ने बड़े गर्व के साथ छठ पूजा पर 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया, तब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कहा गया कि ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा सॉफ्ट हिंदुत्व का नहीं, हिंदुत्व का हुआ। बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें मिली। 2019 की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी हताश हो गई थी। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল লোকাল পিপল। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का मतदाता सॉफ्ट हिंदुत्व के मुकाबले हिंदुत्व के प्रति मुखर क्यों हुआ? 4 ग्राम की धरती से पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम, और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? तो क्या ये मान लिया जाए कि बंगाल की राजनीति में जैसे जैसे जय श्री राम का सियासी घोष और बीजेपी का जोश बढ़ता गया, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस की हताशा भी बढ़ती गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए।
एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। लेकिन ममता बनर्जी ने राजनीति के खेल में हिंदुत्व के कार्ड को मात देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का जो रास्ता चुना है, उस पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। हफ्ते भर पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी के आवास पर एक विशेष पूजा हुई, जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी खास तौर पर बुलाए गए थे। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस पूजा का आयोजन हर साल कराती हैं, लेकिन इसे संयोग कहें या प्रयोग, तस्वीरें हर साल सामने तो नहीं आ रही थी। 2016-2011 चुनाव को पहले देखा नहीं कि उन्होंने घर में कोई पूजा हो रहा है। इस बार तो भगवान जगन्नाथ को पूजा कर रहे थे। वो पूजा करती थी, काली माई की पूजा करती थी। हर साल जब काली पूजा होते हैं तब वो करती थी, लेकिन कभी इसका इतना पब्लिसिटी नहीं करते थे। इस बार उसको दिखाना पड़ रहा है कि वो भी हिंदू को आदर करते हैं। बीजेपी जोर शोर से कहती है कि वो तुष्टीकरण की दुकान नहीं चलने देगी, और उसके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना वोटों की गारंटी होती है क्या? और क्या यही वजह है कि हिंदुत्व के अंदर भी एक अलग हिंदुत्व की लकीर खींची जा रही है? আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএসের ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। और क्या ये भी दीदी की सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी का ही एक हिस्सा है कि उन्होंने चुनाव में नामांकन के लिए भी शिवरात्रि का दिन चुना है? जो भी हो, हिंदुत्व की राजनीति में खुद को खांटी बताने वाली शिवसेना ने भी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन का फैसला किया है, जिसने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। पश्चिम बंगाल में पिछले अनेक दिनों से ममता बनर्जी जी के खिलाफ भारतीय जनता पक्ष ने साम दाम दंड भेद जिस तरह से उसका इस्तेमाल करके जो कोशिश चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ ममता दीदी के साथ रहकर उनको सपोर्ट करना ये शिवसेना अपना धर्म समझती है। और पश्चिम बंगाल की शेरनी अगर सचमुच कोई है तो ममता जी है। ये बार बार उद्धव जी ने कहा है, बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं। कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी? ये वही शिवसेना है जिसने अभी हाल ही में कहा था कि बीजेपी ममता की कमजोर कड़ी पहचान चुकी है, वोटिंग तक वो नाजुक मामलों पर हमलावर रहेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा था कि जय श्री राम के नारे से ममता को चिढ़ना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों से फिल्मी सितारों का जुड़ना जारी है। अब तक दोनों पार्टियों में शामिल हुए स्टार्स के नाम आपको बता देते हैं। बीजेपी में जहां श्रावंती चैटर्जी, पायल सरकार, यश दास गुप्ता और हिरेन चैटर्जी शामिल हुए, वहीं टीएमसी में संयुक्ता बंदोपाध्याय, सयानी घोष, कंचन मलिक और राज चक्रवर्ती शामिल हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि सितारों का आकर्षण वोट भी खींच पाता है या नहीं। बात केरल की। बीजेपी ने आज ऐलान कर दिया ई श्रीधरन वहां पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधर 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो ने सफलता के बड़े मुकाम हासिल किए। 88 वर्ष के श्रीधरन ने 21 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा था कि उनका मुख्य लक्ष्य बीजेपी को सत्ता में लाने के में मदद करना होगा। श्रीधरन ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो देश के सबसे योग्य नेताओं में शामिल। श्रीधरन मेट्रो को समय से पहले दौड़ाने के लिए खूब मशहूर हुए थे। देखना है कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वो बीजेपी के लिए कितने सफल साबित होते हैं। और अब देखते हैं जो है सो।
तापसी, अनुराग और विकास बहल पर इनकम टैक्स के छापे प्रयोग हैं या संयोग, इस बात पर बहस जारी है। जांच एजेंसियां बगैर ठोस वजह के कार्रवाई नहीं करती। जब जावड़ेकर साहब ने बात कही तो लगा उन्हें यह भी साफ करना चाहिए था कि ऐसा हमेशा से होता रहा है या फिर इस सरकार के दौरान हो रहा है। इससे पहले भाजपा भी तो विपक्ष में रहते हुए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही। लगता है कुछ मुद्दों पर रुख इस बात से तय नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि तय इससे होता है कि पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में बैठी है। पेट्रोल की कीमतें हों या सीबीआई की कार्रवाई, इस पर भी यही फॉर्मूला लगता है। मेरी ये बात सुनकर मेरा मित्र बोला, यार हाउस दैट तो बॉलर को ही चिल्लाना पड़ता है, और एलबीडब्ल्यू रन आउट के करीबी मामलों में बेनिफिट ऑफ डाउट तो बैट्समैन को ही मिलता है। बाकी तो जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।